देहरादून में 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ सीएम धामी की बैठक। विभिन्न मुद्दों पर दिया आईई प्रोजेक्शन। विकास जरूरतों पर विस्तार से रखा जाएगा राज्य का पक्ष। रुड़की तहसील में तहसील कर्मचारी 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। देहरादून में सीबीएसई लैब असिस्टेंट भर्ती पर नकल रैकेट का खुलासा। 2 परीक्षा केंद्रों में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए 17 नकलची। 10 हरियाणा, 5 उत्तर प्रदेश और 2 आंध्र प्रदेश के रहने वाले। बेरीनाग तहसील के भूमका में मिली रहस्यमयी गुफा विमानों खोपड़ी। 2 फीट लंबी हड्डी मिली। चौकड़ी निवासी तरुण मेहरा ने खोजी गुफा। रहस्यमयी गुफा के अंदर जाकर अहम जानकारियां निकाली गई। नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बद्रीनाथ के पड़ाव पीपल कोटी क्षेत्र में बादल फटा। तो भाई पीपल कोटी के पास गदेरे के पास ये उफान आया तो कई गाड़ियां मलबे में दब गई। जानहानि की सूचना फिलहाल अभी तक नहीं सामने निकल कर आई है। तो आपको बता दें बद्रीनाथ के पड़ाव पीपल कोटी क्षेत्र में हादसा हुआ जहां पर गदेरे के पास ये उफान आया। देखिए तस्वीरों से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये तूफान आया और गाड़ियां दलदल में फंस गई। तो चारधाम यात्रा के बीच चमोली से खबर सामने आई। बद्रीनाथ के पड़ाव पीपल कोटी क्षेत्र में बादल फटने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भयावह स्थिति नजर आ रही है। कई गाड़ियां भी यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। तो चारधाम यात्रा के बीच चमोली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चार धाम यात्रा लगातार जारी है, उसी बीच ये दुखद जानकारी सामने है। फिलहाल इसमें कोई जनहानि नहीं हुई या किसी तरह का कोई खतरा नहीं हुआ, वो उसकी अभी जांच बाकी है। ये कहीं ऊपर बादल फट गया है और ये देख सकते हैं 4 गाड़ियां। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ी है। शुभांगी, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं उसमें समझ में आ रहा है कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर थी, लेकिन जानकारी पूरी नहीं मिल पा रही है। क्या किसी तरीके का कोई वहां पर नुकसान देखा गया है? देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा जो है वो गतिमान है और इस बीच मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि किस तरीके की खौफनाक तस्वीरें जो है चमोली से सामने आई और वहां पर पीपल कोटी के पास ये गाड़ गधेरे जो है वो उफान पर आ गए और अपने साथ चाहे वो मलबा हो, पत्थर हो, काला पानी हो लेकर इस तरीके से उसका बहाव बह रहा था कि मानिए कि लग रहा था कि बादल फट गया हो। हालांकि वहां पर 3 से 4 गाड़ियां जो है वहां पर फंसी। बद्रीनाथ हाईवे जो है वो कुछ देर के लिए बाधित जरूर रहा, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं और वहां पर जो टीम पहुंची थी उन्होंने मिलकर उनको गाड़ियों को निकालने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसमें अगर कोई भारी भरकम गाड़ी भी फंस रही है तो वो बह सकती है। इतने तेज बहाव के बीच कहीं ना कहीं लोग जो है, लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि वहां पर उस जगह पर, क्योंकि अभी भी खतरा बना हुआ है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। आज के लिए भी चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और चमोली के अलावा चाहे पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, अन्य जगहों पर भी 5 जिलों के लिए प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लगातार ये लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग गाड़ गधेरों से, नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि इस वक्त नदियां जो है वो उफान पर है। आज भी बारिश होने के आसार है। ऐसे में चमोली में खासकर क्योंकि अभी यात्रा चल रही है, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम में, तो अभी भी मौसम का अपडेट लेकर ही चारधाम यात्रा के लिए निकले। हालांकि कल जो ये वहां पर जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, इसमें गाड़ियां जरूर फंसी लेकिन किसी की भी जान माल को खतरा नहीं है। इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि गाड़ियों को जरूर नुकसान हुआ, लेकिन उन गाड़ियों को भी वहां से निकाल लिया गया स्थानीय लोगों की मदद से। हालांकि अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि आज भी बारिश के आसार है, बारिश हो सकती है। और जिस तरीके के अभी वहां पर नदियां उफान पर है, जिस तरीके से तेज बहाव में नदियां, पानी, गधेरे जो है वो बह रहे हैं, अभी भी लोगों से लगातार ये बात कही जा रही है। और जो जिन लोगों का घर नदियों के किनारे है या ऐसी जगहों पर है जहां पर अभी खतरा बना हुआ है, उनसे लगातार खास ये अपील की जा रही है कि आप लोग नदियों में जाने से बचे, अपने घरों के अंदर रहें जब तक कोई आवश्यक कार्य ना हो। बिल्कुल शुभांगी, देखिए जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आसपास थोड़ा घनी बस्ती है, लोग वहां पर रहते हैं, तो क्या उनको वहां से हटाया गया है उनके घरों से?
देखिए अभी हटाया नहीं गया है, लेकिन जहां पर भी ज्यादा खतरा है वहां से उनको हटाने की प्लानिंग जरूर है, क्योंकि अगर आज भी बारिश होती है और आज भी इस तरीके की तस्वीर अगर देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वहां पर गाड़ गधेरों का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि वहां पर कोई भी भारी भरकम गाड़ी जो है अगर वो फंसती है तो वो भी बह सकती है। तो अगर वहां पर कोई व्यक्ति फंसता है तो उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि अगर उस बहाव में आ जाता है तो उसको निकालना बहुत एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में लगातार ये अपील की जा रही है कि आप नदियों से किनारे जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों के अंदर रहे, वो बाहर ना आए। और अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती है कि ज्यादा अगर कोई सीरियस कंडीशन देखने को मिलती है कि ज्यादा बहाव बढ़ रहा है नदियों का या गधेरों का या घरों को उससे नुकसान हो सकता है, तो जरूर उनको वहां से शिफ्ट किया जाएगा और उनको कोई दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। लेकिन अब इस तरीके की तस्वीरें सामने ना आए, इसके लिए मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। प्रशासन सरकार के स्तर से भी लगातार लोगों से, श्रद्धालुओं से खासकर अपील की जा रही है, क्योंकि देश और विदेश से लोग यहाँ पर धामों में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और कल भी रास्ता जो है वो बाधित रहा था इस मलबे की वजह से। ऐसे में अभी भी लगातार श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि आप मौसम का अपडेट लें, उसके बाद ही चारधाम यात्रा के लिए आप बाहर निकले। जी बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के सामने सीएम धामी ने प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और विकास जरूरतों पर विस्तार से राज्य का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की इको सर्विस लागत को देखते हुए उपयुक्त क्षतिपूर्ति का अनुरोध भी किया। साथ ही कर हस्तांतरण में वन आच्छादन के लिए निर्धारित भार को 20% तक बढ़ाए जाने का सुझाव भी दिया। सीएम ने कहा कि जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य को देखते हुए विशेष सहायता की जाए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जिन चुनौतियों का सामना उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्य कर रहे हैं, उनके समाधान के लिए व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। Began the meeting with the Chief Minister delivering a speech in which he outlined some of the major issues that were of interest to Uttarakhand and what his recommendations were to the Commission, which was then followed by some brief remarks by me. But then, the major part of the meeting really was a very extended presentation, a very substantial presentation by the Secretary of Finance of Uttarakhand. आगे बढ़ते उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावों की हकीकत क्या है, इसकी पोल चमोली में आयोजित कार्यक्रम में खुल गई, जब एक शिक्षक ने मंच पर सूबे के शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों ले लिया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति नहीं होने को लेकर शिक्षक ने मंत्री धन सिंह रावत को खरी खोटी सुनाई। शिक्षक की बात पर मंत्री केवल हामी भरते नजर आए। इस मामले पर कांग्रेस ने मंत्री धन सिंह रावत और सरकार पर तीखा हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। मंच पर मंत्री धन सिंह पर भड़का शिक्षक, धामी राज में बदहाली की बताई हकीकत। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, रसातल में पहुंचा दिया शिक्षा महकमा। धामी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर हालात क्या हैं, इसकी पोल चमोली में उस समय खुल गई जब गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में एक शिक्षक ने मंच पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को आड़े हाथों ले लिया। मामला प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन में हो रही देरी और सरकारी नियमों की अनदेखी से जुड़ा था। शिक्षक ने बेबाकी से अपना नाम ललित मोहन बताते हुए कहा कि 2016 से वो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, क्या ही सब कुछ प्रमोशन होने हैं। ठीक है। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य के लगभग 2300 पदों पर प्रमोशन होने हैं। शिक्षक ने कहा कि इस मामले को आप सीरियसली लीजिए, ऐसा नहीं करके आप बच्चों के कॉन्फिडेंस में कमी कर रहे हैं। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, क्या ही सब कुछ प्रमोशन होने हैं। ठीक है। पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है, कब भरेंगे आप उन पदों को? मेरा नाम ललित मोहन सिंह है। सीरियसली मंत्री जी,
इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य जी कब से नहीं है। वो क्या तो बता मंजूरी सुनिए एक बार। और हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक, आप रुकिए एक मिनट, एक मिनट सर बोलो भैया। महोदय मैं एक मेरी आदमी हूँ और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे। प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पदों को अब तक विभागीय पदोन्नति से भरा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में पदोन्नति नहीं हो पाने और इसमें देरी की वजह से विभाग में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1385 में से 1101 पद खाली, प्रधानाध्यापकों के 910 में से 788 पद पिछले काफी समय से खाली। सरकार ने प्रधानाचार्य के 692 पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिया था। सीधी भर्ती से सहायक अध्यापक एलटी को रखा गया था बाहर। नाराज शिक्षकों के आंदोलन के बाद भर्ती की गई थी स्थगित। कुछ सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ कोर्ट चले गए थे, मामला कोर्ट में लंबित। कार्यक्रम में मंत्री धन सिंह रावत ने मामला कोर्ट में होने को प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती नहीं होने का कारण बताया। इस मामले को लेकर सूबे की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार के निकम्मेपन के कारण एक शिक्षक इतना मजबूर हो गया कि उसने मंच पर ही शिक्षा मंत्री के सामने अपनी व्यथा रखी, लेकिन मंत्री धन सिंह रावत कोर्ट में केस होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए, जिससे साफ है कि शिक्षा महकमे को किस तरह धामी सरकार ने रसातल में पहुंचा दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मामला कोर्ट में होने के कारण प्रधानाचार्यों की नियुक्ति में देरी हो रही है, लेकिन सरकार इस मसले के हल का प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश में चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उसको समाप्त करने का संकल्प धन सिंह रावत ने लिया हुआ है। पूरे राज्य में आप देख लीजिए, मास्टर नहीं है स्कूलों में, प्रधानाचार्य नहीं है, जो वो विवाद चल रहा है और जिसमें वो एक अध्यापक माननीय मंत्री जी के सामने अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है और बाकायदा संख्या बता रहा है कि कितने स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाचार्य रहित स्कूल चल रहे हैं। पूरे राज्य में स्थिति खराब है। तमाम मसले अभी भी हैं जो अनसुलझे हैं, जिन पर समाधान होने हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मसले ऐसे भी जो न्यायालय में गए हुए हैं। न्यायालय में कौन गए? हमारे अपने लोग गए, कोई बाहर से तो आया नहीं। तो ये शिक्षक संघों का आपसी संघर्ष भी है। कई बार जो अलग अलग स्तर शिक्षकों के हैं उनका भी आपसी टकराव है, जिसके कारण चीज़ें कोर्ट में जा रही हैं। कोर्ट के कारण हम लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारे विषय हैं, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, लेकिन कौन सा विषय कहाँ उठाना है इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रदेश के 80% सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है, जिसका सीधा असर स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में एक व्यथित शिक्षक ने मजबूर होकर खुले मंच पर मंत्री के सामने अपनी पीड़ा रखी है। देखना होगा कि सरकार इस मसले का जल्द समाधान करती है या राज्य का शिक्षा महकमा यूं ही बदहाली का शिकार रहता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ते विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी कोटद्वार बेस हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने कोटद्वार विधानसभा के टीबी रोग से पीड़ित लोगों को 2 महीने का राशन वितरण किया। साथ ही उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उनकी जय दुर्गा सामाजिक संस्था ने कोटद्वार विधानसभा के 10 क्षय रोगियों को गोद लिया है, जिसमें उनकी देखरेख का जिम्मा विधानसभा अध्यक्ष ने खुद लिया है। ये टीबी का हमारे देश में बहुत ज़्यादा मरीज हैं और बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं और बहुतों की मृत्यु भी होती है। तो भारत सरकार का कार्यक्रम चल रहा था कि टीबी को कंट्रोल करने का। फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने उसमें व्यक्तिगत रुचि ली, इन्होंने कार्यक्रम को और ज़्यादा गति दी है। तो उसी कार्यक्रम में उन्होंने ये निक्षय मित्र की एक उन्होंने अवधारणा रखी थी कि इन लोगों को बीमारी से लड़ने के शरीर में ताकत की भी ज़रूरत होती है और ये बहुत सारे इसमें से गरीब लोग भी होते हैं, तो उनको बेहतर पोषण भी दिया जाए दवाई के साथ। इस मंशा के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और किसी भी मरीज के लिए वो अपना भोजन या उसके लिए पैसा दे के यहाँ से भोजन खरीद के उसको दिया जा सकता है। तो वही कार्यक्रम चल रहा है।
ऐसा है, टीबी एसोसिएशन ने ये काम कर रहा है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर ये निर्णय लिया गया है कि हमें इस बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। और उसमें अगर हम जो आम नागरिक हैं इस देश के, वो अगर पेशेंट्स को अडॉप्ट करेंगे और उनको जहां एक तरफ अच्छा खान पान देंगे, वहीं दवाई लेने के लिए प्रेरित करेंगे, तो उससे इस बीमारी से हम लोग अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। उसी के तहत टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने एक कार्यक्रम किया था मेरे विधानसभा में, वहाँ पर भी हमने इस तरह का काम किया था। तो उस वक्त मैंने ये निर्णय किया, हमारे साथ पूनम केमोटी है, इन्होंने भी, है तो देखने में बहुत छोटी लेकिन बहुत समय से सामाजिक कार्य कर रही है, इन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि अगर आप भी अडॉप्ट करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। मेरा बहुत ही एक छोटा एनजीओ चलता है, जो कि आप जानते हैं बेस हॉस्पिटल में हम भोजन भी खिलाते हैं, जो अटेंडेंट्स आते हैं पेशेंट्स के साथ। उसी के तहत जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान है, उसी के तहत हमने 10 पेशेंट्स 6 महीने के लिए अडॉप्ट किए हैं और अगर आवश्यकता होगी तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाहनों के नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड यूके की जगह उक्खा लिखने का प्रस्ताव जारी किया। उसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गर्मा दसवानी ने कहा कि सुबोध उनियाल को वन मैन आर्मी की तरह काम करना चाहिए, बल्कि अधिकारियों को भी इसका संज्ञान होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, यह राष्ट्रीय स्तर का मामला नहीं है, राज्य का मामला है। वहीं भाजपा सरकार में दर्जधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि ऐसे मामलों को स्वस्थ नजरिए से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ऐसे में ये फैसला काबिल तारीफ है। उनको लोगों को भी एक स्वस्थ नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए और अगर हिंदी को प्रोत्साहन मिल रहा है, हमारी तो वैसे भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उस प्रोत्साहन के लिए सबको सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा भी है, हमारी राष्ट्रभाषा भी है और उसके लिए जो भी सरकारों के प्रयास हैं उनको साधुवाद देना चाहिए। अगर आपने हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये सोचा, तो इस सोच का मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन जिस बात का आपको पता नहीं था, आपको अपने विभागीय अधिकारियों के साथ सलाह मशविरा करना चाहिए था, उसके बाद कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाना चाहिए था और उसके बाद ही आपको अनुमोदन करना चाहिए था। अब कैबिनेट बैठक जो होती है वो केवल कैबिनेट मंत्रियों की होती है, मुख्यमंत्री जी के साथ। उसमें अधिकारी थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि इस तरह का फैसला लेने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया जाता है। अगर नंबर प्लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करनी है तो उसके लिए राष्ट्रीय पैन इंडिया फैसला लिया जाएगा सभी नंबर प्लेट्स के लिए। तो केवल सुबोध उनियाल अपने स्तर पर यह फैसला नहीं ले सकते और किरकिरी और फजीहत होने से बचना था तो सुबोध उनियाल को वन मैन आर्मी की तरह काम करना बंद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के भारवखाल में भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर राजनीति गर्मा गई। इस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। डॉक्टर धन सिंह रावत ने दावा किया कि कुछ लोग, जिन्हें उन्होंने अकबर बाबर के अनुयायी कहा है, वो भैरव मंदिर के भव्य निर्माण का विरोध कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अकबर बाबर के अनुयायी होने का ठप्पा पहले से ही डॉक्टर धन सिंह रावत पर भी लगता है। वैसे मैं ये समझता हूं कि जो मंदिरों को बनाने का विरोध करते हैं, निश्चित रूप में वो बाबर के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन ये भी संकेत आपकी तरफ जाता है। आपको याद दिला दूं कि जब भगवान बिंदेश्वर का मंदिर यहाँ चौथान में बन रहा था, उस समय आपने अपने पद का उपयोग करते हुए तत्कालीन डीएफओ को बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि आप उसमें अड़ंगा लगाइए, आप उस मंदिर को न बनने दीजिए। और तत्कालीन डीएफओ के पास जब आपके चौथान के कार्यकर्ता गए तो चौथान के कार्यकर्ताओं के सामने उस डीएफओ ने आपको बेनकाब कर दिया कि आपके मंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि बिल्कुल वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए, वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे एक भव्य मंदिर सब स्थानीय लोग मिलकर हम लोग बनाएंगे और मुझे आशा विश्वास है कि एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र भी बनेगा, पर्यटन का केंद्र बनेगा। और जैसे हमारे धारी देवी का मंदिर है, जैसे हमारा श्रीनगर कमलेश्वर का मंदिर है, जैसे भोकाल का मंदिर बन रहा है, वैसे इसी तर्ज पे मैं चाहता हूँ कि पूरा क्षेत्र सर्किट पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए। और मैं इस बात से आज मैं पुख्ता हो गया है
कि हजारों लोगों को मैंने पूछा कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि मंत्री जी बहुत अच्छा मंदिर बनाइए, और उनका आशीर्वाद मिल गया है, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि जो राम के अनुयायी हैं वो सब चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात जसपुर की करेंगे, जहां जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने टूंडला एक खोज नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सामाजिक लोगों के बीच पुस्तक का निःशुल्क वितरण का पुस्तक के संपादक को बधाई दी। वरिष्ठ पत्रकार बलबीर सिंह गहलोत ने वर्ष 1965 में प्रथम महिला पत्रकार रही स्वर्गीय राजा रानी गहलोत से संबंधित पुस्तक लिखी है। पुस्तक में 70 के दशक में किए गए कार्यों और उत्तराखंड, आगरा, फिरोजाबाद समेत टूंडला एक खोज के ऐतिहासिक धरोहरों की खोज लेखन के साथ रेखांकित की गई है। हमारे क्षेत्र में राजधानी जो आगरा टूंडला में 1965 में पत्रकारिता में कदम रखा, उनके बाद उनके पति जो बलबीर सिंह मूल निवासी हमारे जसपुर के हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा महिला के सशक्तिकरण। तो भी आप सोच सकते हैं कि 1965 में पत्रकारिता में जाना एक बहुत बड़ी चुनौती महिला के लिए है। तो उनकी जीवनी के आधार और क्योंकि महिलाओं का उत्थान कैसे हो सकता है उस पर उन्होंने एक किताब लिखी, जिसका विमोचन आज किया गया। उनके पुत्र आज यहाँ आए और उनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई जो साथ में हैं, उनके निवास पर इसका विमोचन है। तो महिला के उत्थान के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका को लेकर हरिद्वार में कार्यशाला आयोजित की गई। सीसीआर हॉल में आयोजित वर्कशॉप में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अधिकारियों के साथ डीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए आपदा के दौरान की जाने वाली मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया के लोगों से भी सुझाव लिए गए। डीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन के दौरान मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपदा के दौरान सूचनाओं को साझा करने के लिए पत्रकारों से सुझाव लिए गए हैं, जिन्हें आपदा प्रबंधन कार्य योजना में शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हमारे मीडिया के अधिकांश बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर आपदा के संबंध में डिटेल अभी रखा गया है आपदा अधिकारी के द्वारा। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ के भी अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी विषय रखा हुआ है और मीडिया के बंधुओं से इसमें फीडबैक लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर प्रत्येक वर्ष हम लोग आपदा प्रबंधन कार्य योजना बना करके शासन को भेजते हैं और पॉलिसी फार्मुलेशन में उसका यूज होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो भी सुझाव आएंगे, इन सुझावों को भी हम लोग पॉलिसी में शामिल कर पाएंगे, तो इससे एक अच्छी कार्य योजना बन पाएगी और समय से हम लोग उसको मिटिगेट कर पाएंगे, एक्ट कर पाएंगे। सरकार के द्वारा जहां हर घर नल व जल देने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं लोहाघाट के प्रेमनगर के लगभग 300 परिवारों के लिए आज तक पेयजल की एक भी योजना सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। प्रेमनगर की बड़ी आबादी गदेरों और नालों से पेयजल ढोने को मजबूर है। लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द योजना निर्माण की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर प्रेमनगर के लिए जल्द योजना नहीं बनाई गई तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। 2001 में यहाँ पर आए थे, मकान बनाया था, आज 2025 हो गया है, हम तो को अभी तक पेयजल प्रेमनगर में रहते हुए नहीं मिला है। कोई पेयजल कहीं से नहीं है, नदी नालों गधेरों से पानी लेके आना पड़ता है। अब हम इस स्टेज में पहुँच गए कि हम नदी नालों गधेरों से भी पानी लाने की स्थिति में नहीं है। हमारे हाथ पांव काम नहीं करते हैं, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। हम जैसे ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं, जो गाड़ गधेरों से पानी नहीं ला सकते हैं। पानी की सख्त ज़रूरत है सर। यहाँ घर या नल जो बना है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई है, उसका हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम पानी से बहुत परेशान हो रहे हैं सर। इससे पहले से विगत 20 वर्षों से पानी की समस्या है हमारे लिए। कई 20 वर्षों से यहाँ पर प्रेमनगर में लोग मकान बना के रह रहे हैं। यहाँ पर कई विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजनाएं निर्मित हुई हैं, लेकिन अधिकांश ग्रामवासी प्रेमनगर के पेयजल से वंचित हैं। और प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है घर घर नल घर घर जल, हम विभाग को भी चेतावनी देना चाहते हैं और ग्राम पंचायत को भी हम सजग करना चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक प्रणाली में इस महत्वपूर्ण योजना से हमको वंचित किया जा रहा है। हम जो है अगर हमारी अनदेखी की गई तो हमारा अग्रिम कदम जो है आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी तहसील के निगम नाले के समीप ग्रामीणों ने रास्ता रोकने के मामले को लेकर उप जिलाधिकारी कालाढूंगी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामवासियों की
आम सहमति से कच्ची रोड का निर्माण किया गया था। वर्तमान में 30 परिवार इस कच्चे मार्ग से आया जाया करते थे। मार्ग पर जिला पंचायत से पुलिया निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन एक दबंग व्यक्ति की ओर से रास्ता रोका जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें माफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने रास्ते में आवाजाही खुलवाने को लेकर उप जिलाधिकारी कालाढूंगी से आग्रह किया। ग्राम गुलजारपुर में एक पुलिया और रास्ते को लेकर एक परिवार द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है और रास्ता को बंद किया जा रहा है। इसी को लेकर के ग्रामीण यहाँ पे ज्ञापन भी दिया था और जो कुछ बातें भी थी। इस संबंध में तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है और क्या है कि मौका मुआयना करने के उपरांत यदि इसमें रास्ता है तो उसको तत्काल। हमारा रास्ता एक महिला ने रोक रखा है, जिस वजह से हमें बहुत आपत्ति आ रही है आने जाने में, बच्चों को स्कूल ले जाने में, मरीजों को डॉक्टर के पास ले जाने में, घर के काम काजों में भी बहुत दिक्कत आ रही है। सर वो कालाढूंगी का इतना गंदा पानी आता है, उसमें पैर रखने में भी गंदगी लगती है, पैरों में भी, और चलने में तो इतनी दिक्कत आती है। उसमें कितने बार तो गिर जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा पीठ में रख के ले जाना पड़ता है, मरीजों को चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। अब उसमें पुलिया का निर्माण हो रहा है, हम सोच रहे हैं पूरे गांव वालों के लिए उसमें मार्ग खुल जाए, मगर एक महिला ऐसी दिक्कत कर रही है कि वो रास्ता नहीं दे रही है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं तहसील में, ताकि हमारा रास्ता खुल जाए और हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहाँ योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहाँ के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है। हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।